डियर स्टूडेंट, वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेंटर हितेश पाहूजा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आज की वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी 12 CBSE। इस वीडियो लेक्चर को ISC एंड MP बोर्ड के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 वीडियो लेक्चर मैं अब 12th क्लास के अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, और ये 3rd वीडियो लेक्चर रहेगा। हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटेंसी 12 CBSE, ISC एंड MP बोर्ड। CBSE के लिए है, ISC एंड MP बोर्ड के स्टूडेंट भी देख सकते हैं इसको। अब मैंने यहाँ लिखा है 11, तो अभी मत समझना कि मैं 11 की अकाउंट डिस्कस कर रहा हूँ। अकाउंट्स 12 की है, बट थोड़ा सा 11 का टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने उसको यहाँ बैलेंस शीट फॉर्म में कवर किया है। अब लास्ट 2 वीडियो लेक्चर मैंने आपको डिस्कस किया है, पार्ट स्टार्ट किया था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस का मतलब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और हमें बैलेंस शीट डिस्कस करनी थी। और उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट लाइक शेयर कैपिटल, लोन, डिवेंचर्स, ये डिस्कस करने थे, इसीलिए इससे पहले वाला वीडियो मैंने उसका अपलोड किया। अब हमारे काम की है बैलेंस शीट। अब हम आज की क्लास में समझेंगे बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं। आपने 11th क्लास में बैलेंस शीट कुछ इस फॉर्म में पढ़ी थी। बैलेंस शीट या कैपिटल, जो भी ओनर को प्रॉफिट होता था कैपिटल में प्लस, या लॉस होता था तो माइनस। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो पेमेंट्स 1 साल के बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पेमेंट आपको 1 साल के बाद करनी है, वो आपकी होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और करेंट लायबिलिटी, जो पेमेंट्स आपको 1 साल के अंदर करनी है, वो करेंट लायबिलिटी यहाँ आएगा। यहाँ एसेट्स में फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट। फिक्स एसेट्स लाइक जो एसेट्स 1 साल से ज़्यादा चलती हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। और करंट एसेट्स में स्टॉक, कैश, जो एसेट्स 1 साल या 1 साल से कम चलती हैं, वो करंट एसेट्स। तो ये हमारा था बैलेंस शीट वाला पार्ट। तो हमने 11th क्लास में कुछ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बैलेंस शीट पढ़ी थी, यहाँ लायबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब हमें 12th में ये सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट थी, बट हमें 12th में कंपनी की बैलेंस शीट कवर करनी है। तो कंपनी की बैलेंस शीट बनती कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये 11th क्लास का फॉर्मेट था, ये फॉलो नहीं करना आपको। थोड़ा इसका बेसिक्स आपको बहुत काम आएंगे, फिक्स एसेट, करंट एसेट, लायबिलिटी क्या होता है, इसलिए मैंने इसको कवर किया। अब बैलेंस शीट स्टार्ट करने से पहले मैंने उसका एक थोड़ा सा बेसिक चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर किया है। आप उसको समझेंगे तो बैलेंस शीट और ईजी होगी अपने लिए। बैलेंस शीट में जहाँ आप 11th क्लास में लिखते थे लायबिलिटी, अब यहाँ पर नाम चेंज किया, बोला इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब लायबिलिटी प्योर नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा मतलब कैपिटल। जो ओनर का पैसा है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ओनर का पैसा है कैपिटल। यहाँ पर उसका नाम बोला गया इक्विटी। मतलब अब हम डिस्कशन सिर्फ लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, जहाँ हम बोलते थे उसके अंदर कैपिटल भी लिख देते थे, बट हम बोलेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मतलब कैपिटल, और लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ये लायबिलिटी का पूरा नाम रखा गया। जहाँ 11th में लायबिलिटी था, अब इक्विटी एंड लायबिलिटी बोलोगे आप। मतलब ओनर का पैसों का डिस्कशन और लायबिलिटी, और एसेट्स का नाम एसेट्स ही रखा गया। इधर आते हैं। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा। कंपनी में ओनर का पैसा जनरेट कैसे होता है, उसका सेकंड नेम बोल सकते हैं शेयर होल्डर फंड। मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया कि कंपनी में बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उसके ओनर बनते हैं, और कंपनी के पास कैपिटल जनरेट होता है। कैपिटल, कंपनी में सिंगल ओनर नहीं रहता, कंपनी में बहुत सारे ओनर्स रहते हैं। तो शेयर मतलब बहुत सारे लोगों ने शेयर लगाया, वो उसके होल्डर बने, और उससे कंपनी के पास फंड इकट्ठा हो पाया। शेयर होल्डर फंड में 2 कैटेगरी बनाई गई, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व सरप्लस। शेयर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया कि कंपनी कैपिटल अपना पैसा लाती कहाँ से, शेयर कैपिटल के फॉर्म में कंपनी पैसा लाती कैसे, तो उसको मैंने बोला शेयर कैपिटल। और जहाँ 11th क्लास में आप कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ देते थे, यहाँ पर कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ना नहीं है, उसके लिए एक अलग हेड डिज़ाइन किया गया, जिसको शेयर होल्डर फंड के अंदर ही रखा गया, जिसका नाम रखा गया रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व मतलब हमारी लास्ट ईयर की सेविंग्स, जितनी भी सेविंग्स हैं वो पूरी ओनर्स की होती हैं, और सरप्लस मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट। तो जहाँ आप 11th क्लास में कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते थे, तो यहाँ 12th में कैपिटल में प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, प्रॉफिट के लिए अलग हेड बनाया गया, जिसका नाम रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स मतलब लास्ट ईयर की सेविंग्स लाइक जर्नल रिजर्व, और सरप्लस मतलब प्रॉफिट। तो ये हमारे ओनर का पैसा, जब हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ते थे, तो यहाँ पर ये कैपिटल वाला पार्टी है पूरा हमारा एक, उसका नाम रखा गया शेयर होल्डर फंड।
उसके अंदर शेयर कैपिटल मतलब ओनर्स का पैसा, दो टाइप का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। कैसे ओनर बनते हैं कंपनी में मैं बता चुका हूँ आपको, ये कंपनी का कैपिटल फंड का अरेंजमेंट हुआ और ये कंपनी की सेविंग्स, इस पर पूरा हक होता है ओनर्स का। और इन दोनों फंड को जोड़ें तो ये एक ओनर का फंड होता है, इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, ये पूरा ओनर का फंड रहता है। और सेकंड बात है लायबिलिटी। लायबिलिटी होती है दो टाइप की, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का नाम करंट लायबिलिटी रखा गया है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का नाम चेंज करके नॉन करंट लायबिलिटी। जहाँ आप 11th क्लास में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते थे, अब आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, अब आप बोलेंगे करंट लायबिलिटी। तो ये हमारा लायबिलिटी वाला पार्ट का डिस्कशन। नीचे आते हैं एसेट्स। जहाँ 11th क्लास में आप बोलते थे करंट एसेट, फिक्स एसेट, यहाँ पर आप बोलेंगे करंट एसेट्स और फिक्स एसेट को बोलेंगे आप नॉन करंट एसेट्स। आप फिक्स एसेट्स को बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। तो एसेट्स में दो पार्ट, और कैपिटल सिर्फ लायबिलिटी नहीं बोलेंगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटी बोलेंगे। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा और लायबिलिटी मतलब लोन्स। आप समझते हैं बैलेंस शीट बनती कैसे। ये हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, आपको दिख रहा है ये फॉर्मेट, ये हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट है हमारा कंपनी का। स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द कंपनी ऊपर, बैलेंस शीट एज एट जिस दिन बन रही है, पर्टिकुलर्स नोट नंबर आपको पता है, जैसे हमने स्टेटमेंट ऑफ यूनियन नोट बनाए वैसे यहाँ पर भी नोट बनेंगे। करंट ईयर, यहाँ प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर प्रीवियस ईयर। अब स्टार्ट करते हैं। अब 11th क्लास में बनती थी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बैलेंस शीट, यहाँ बनेगी वर्टिकल, मतलब पहले पूरी लायबिलिटीज कैपिटल डिस्कशन होगा, फिर देखो मैंने यहाँ से डिस्कस किया है, फिर एसेट स्टार्ट होंगे। पहले लायबिलिटी पूरा डिस्कशन होगा, कैपिटल का डिस्कशन होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा एसेट्स वाला डिस्कशन। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब 11th क्लास में आप क्या लिखते थे, लायबिलिटी, उसके अंदर कैपिटल लॉन्ग टर्म, वैसे ही यहाँ पर समझते हैं। यहाँ बोलेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, लाइक कैपिटल, उसको समझते पहले, फिर लिखा है लायबिलिटी, फिर उसको समझेंगे। इक्विटी का सेकंड नेम शेयर होल्डर फंड। कंपनी में ओनर्स पैसे कैसे लगाते हैं, एक तो शेयर फॉर्म में लगाते हैं जिसको हम शेयर कैपिटल में लिखते हैं। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों मिला के हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। ये ओनर पैसे लगाते हैं तो ये कैपिटल हो गया। ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर का फिगर, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर का फिगर। रिजर्व एंड सरप्लस। अब 11th में जो प्रॉफिट आप कैपिटल में जोड़ते थे वो कैपिटल में नहीं जोड़ेंगे, वो डालेंगे सरप्लस, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी। रिजर्व मतलब अगर कोई लास्ट ईयर की सेविंग्स है और इस साल का प्रॉफिट, उसको जोड़ के जो करंट ईयर का करंट ईयर में, जो प्रीवियस ईयर का है प्रीवियस ईयर में, तो ये हो गया ओनर का पैसा। जैसे 11th में कैपिटल का डिस्कशन मैंने किया था बैलेंस शीट में, वही डिस्कशन यहाँ पर है। और उसको हम टोटल बोल सकते हैं शेयर होल्डर फंड। बहुत सारे लोगों ने शेयर लगाया, उससे वो होल्डर बने, उससे फंड जनरेट हो पाया। अब हम आते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी होती है दो टाइप की, एक होती है करंट लायबिलिटी, एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखना है फॉर्मेट के हिसाब से, और फिर करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मेट को आप चेंज नहीं करोगे, जैसा बना है इसको सेम वैसा कॉपी करना है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। पहले क्या, इक्विटी, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का नाम नॉन करंट लायबिलिटी। पहली लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग। अगर आपने किसी से लंबे समय के लिए बोरो किया है, लाइक डिवेंचर्स, जैसे आपने लोन लिया, कंपनी लोन किस फॉर्म में लेती है मैंने बताया था, डिवेंचर्स फॉर्म में, पब्लिक से जाके लोन मांगती है, तो वो आप इसके अंदर डालोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कंपनी ने लोन उठाया और उसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि बोरिंग्स कहाँ से ली, बैंक से ली, डिवेंचर से ली, उसको मैं नोट में एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ कि नोट्स में उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर अदर करंट लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सॉरी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब देखो यहाँ बोरिंग्स लिखा, उसके अलावा कोई ऐसी लायबिलिटी है जो आपको एक साल के बाद पे करनी है, लेकिन वो बोरोइंग नेचर की नहीं है। बोरोइंग के अलावा, जैसे आपने अपने जो भी आपके एम्प्लॉय कर रहे हैं, आप उनकी पेंशन प्लान के लिए आप उनका पीएफ इकट्ठा कर रहे हो, तो जो आप उनके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हो जब उनके रिटायरमेंट पे मिलेगा, तो रोज़ तो ओनर्स एम्प्लॉयज़ रिटायर नहीं होते, सालों में रिटायर होते हैं, तो उनके लिए जो फ़ंड इकट्ठा कर रहे हो आपको उनके रिटायरमेंट टाइम पे करना है, वो आप डालोगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर, वो बोरिंग वाला पार्ट नहीं है। फिर आ गया अदर लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। अगर आप किसी चीज़ के लिए, बेसिकली किसी चीज़ के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं प्रोविज़न, मतलब इकट्ठा करना। और वो पैसा जो इकट्ठा कर रहे हो वो एक साल के अंदर खर्च नहीं होगा, वो एक साल के बाद ही आपको खर्च करना पड़ेगा। जैसे आपकी बिल्डिंग में बहुत सारे क्रैक आ गए, आपने आपको उनके रिनोवेशन के लिए आपने पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट किए, आपको बिल्डिंग के लिए खर्चा करना है, आपने उसके लिए पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट किए, लेकिन वो खर्चा एक साल के अंदर नहीं करना, 2-3 साल बाद करना है। तो किसी लमसम चीज़ के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो, उस पर पैसे खर्च करने हैं, तो उसको हम डालेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, मतलब इकट्ठे करेंगे और 1-2 साल बाद उस पर स्पेंड करेंगे। ये हमारा हो गया तीनों अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज़। फिर आते हैं करंट लायबिलिटी पे। करंट लायबिलिटी में जहाँ पर आपने शॉर्ट समय के लिए लोन लिया हुआ है, किसी से भी शॉर्ट समय के लिए लोन लिया है, उसमें
लाइबिलिटीज़ है आपके ऊपर, लॉन्ग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया, एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से जाके लोन लिया, बैंक ने कहा आपको लोन की पेमेंट 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने के अंदर करना है, मतलब इन शॉर्ट आपको पेमेंट 1 साल के अंदर करना है, उसको आप डाल दो कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर, उसको आप डाल दो कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर। फिर ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। अगर आप उधार पे सामान लेते हो और बिल पे साइन करके आओ कि पेमेंट करूँगा मैं, तो उसको बिल्स पेबल बोलते हैं, और उधार पे सामान लिया है आपने और कमिटमेंट करके आओ कि मैं पे करूँगा, तो उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। उन दोनों को जोड़ के नाम रखा गया यहाँ पर, उन दोनों को जोड़ के नाम रखा गया ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के बाद ट्रेड पेबल्स के बाद अदर करंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर भी नहीं आई और ट्रेड पेबल के अंदर भी नहीं आई, उसको हम डालेंगे अदर करंट लाइबिलिटी, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें 1 साल के अंदर पे करना है, अब हमने बोरिंग्स के अंदर ट्रेड पेबल के अंदर डिस्कस नहीं किया, तो उसको हम डालेंगे अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर। ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर पे करनी है और बोरिंग और ट्रेड पेबल नेचर की नहीं है, तो उसको हम डालेंगे अदर करंट लाइबिलिटी में। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, अगर आप किसी चीज़ के लिए शॉर्ट टाइम के लिए किसी चीज़ के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, डेटर से हमें क्लियर हो जाता है कि 3-4 महीने में पैसा मिलेगा कि डूब सकता है, अगर डूब सकता है तो हम उसके लिए पैसे इकट्ठे करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, मतलब तैयारी करना शॉर्ट समय के लिए। ये हमारा लायबिलिटी और इक्विटी मतलब कैपिटल का पार्ट है पूरा, और नीचे एसेट है। अभी हमें इस वीडियो लेक्चर में इतने पार्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, फिर एसेट वाला पार्ट काफ़ी लायबिलिटी से आसान है, तो दिक्कत नहीं जाएगी। पहले हमें इतना पार्ट क्लियर होना चाहिए, पहले ओनर का पैसा आएगा, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी आएगी, फिर करेंट लायबिलिटी आएगी। नॉन करेंट लायबिलिटी जो 1 साल के बाद पेमेंट्स करनी है, करेंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर पेमेंट्स करनी है, और इक्विटी मतलब कैपिटल। कैपिटल का सेकेंड नेम शेयर होल्डर फंड, ओनर का पैसा। ओनर के 2 पैसे होते हैं, एक शेयर कैपिटल, कंपनी में कैपिटल कैसे लगता है लास्ट वीडियो लेक्चर को में आपने देखा होगा, और रिजर्व एंड सरप्लस सेविंग और प्रॉफिट्स हमारे। अब है ना, जैसे मैंने यहाँ पर यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को डिस्कस किया नोट 1 में, तो इसको कैसे शो करेंगे, और यहाँ पर लिखा है मैंने ट्रेड पेबल नोट 2 में, तो उसको कैसे, ये 200 और 100 कैसे आया, इसको मैं समझाता हूँ नोट्स को। लेकिन अभी ये वीडियो लेक्चर में हमें इतना पार्ट अच्छे से रेडी कर लेना है। ये हमारे नोट्स टू अकाउंट्स। अब मैंने फर्स्ट नोट बनाया है यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। लॉन्ग टर्म बोरिंग में करंट ईयर 100 था, प्रीवियस ईयर 200 था, आप पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो में। डिवेंचर्स 100। अब है ना लॉन्ग टर्म बोरिंग है ना एक्साइटमेंट की कहाँ से बोरो किया, तो यहाँ पर देखो लिखा है डिवेंचर्स, और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं डिवेंचर का मतलब बता चुका हूँ, लोन लिया हमने। करंट ईयर 100, प्रीवियस ईयर 200, ये नोट्स में शो करेंगे। फिर ट्रेड पेबल नोट 2, ट्रेड पेबल नोट 2 जिसमें मैंने लिखा ट्रेड पेबल्स। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, 100 क्रेडिटर्स 100 बिल्स पेबल, टोटल 200। पीछे मैंने आपको लिखा हुआ था ये कि 200 रुपीज़ करंट ईयर का ट्रेड पेबल है, और 100 रुपीज़ प्रीवियस ईयर का मेरा ट्रेड पेबल है। और ट्रेड पेबल का 2 चीज़ें आती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। और ये एसेट्स के नोट्स हैं, मैं एसेट्स के साथ आपको डिस्कस करूँगा। अभी ये लायबिलिटी वाला पार्ट हमारे काम का था, और ये हमने अभी डिस्कस किया आपको बैलेंस शीट में, लायबिलिटी वाला पार्ट और कैपिटल वाला पार्ट। ठीक है, अभी वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ के रखना है। आगे मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में आपको एसेट्स पार्ट डिस्कस करूँगा और मैं चैप्टर भी स्टार्ट करूँगा। ओके।